हाँ, हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड और रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड। फिर इसके बाद हम बात करेंगे टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसमें हम बात करेंगे SN1 की और SN2 की। पिछली वीडियो हमने बात किया था कि हमारे पास जो भी था न्यूक्लियोफाइल आ रहा था, अटैक कर रहा था, किसको लिविंग ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर रहा था। तो वहाँ भी हमने बात की थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप निकलेगा। क्योंकि मुझे पता था कार्बन हेलोजन बॉन्ड था, कार्बन हेलोजन बॉन्ड में पार्शियल नेगेटिव किस पे, हेलोजन पे, पार्शियल पॉजिटिव किस पे, कार्बन। तो जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो किस पे अटैक करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा। ठीक है भाई। तो आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन और उसमें डिस्कस करेंगे हम डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। देखो क्या होता है, हमारे पास कोई भी एल्काइल हैलाइड है, उसके साथ मैंने लिया एल्कोहलिक KOH, मतलब बेस ले लिया मैंने। बेस क्या करेगा, एसिटिक हाइड्रोजन को निकालेगा। एसिटिक हाइड्रोजन को निकालेगा तो किसकी फॉर्मेशन करेगा, एल्किन की फॉर्मेशन करेगा, प्लस KBr बाहर निकलेगा, प्लस H2O बाहर निकलेगा। लेकिन हुआ कैसे, देखो हमारे पास आगे भी पढ़ेंगे इसको एलिमिनेशन को E1 E2 से। देखो फिर बता देता हूँ, जो हमारे पास हेलोजन है उसके रेस्पेक्ट में बीटा बीटा हाइड्रोजन निकालता है। अल्फा हो गई, ये क्या हो गई, बीटा हो गई। बीटा हाइड्रोजन निकालेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे और के Br कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। देख हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो गई, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। KBr हो गया प्लस H2O बाहर चला गया। ठीक है भाई। लेकिन एक हमारे पास इंपॉर्टेंट नोट्स भी है। हमारे पास मोर देन वन बीटा हाइड्रोजन एटम हो तो क्या करेंगे, जैसे कि हमारे पास इस केस में देखो एक से ज़्यादा बीटा हाइड्रोजन एटम है। देखो इसके रेस्पेक्ट में अल्फा कार्बन, ये बीटा ई और बीटा ई। तो हमेशा ध्यान रखना, जहाँ हमारे पास एक से ज़्यादा बीटा हाइड्रोजन एटम हो तो वहाँ हम उस हाइड्रोजन को निकालेंगे जिस हाइड्रोजन के निकालने से हमारे पास क्या बने, मोर एल्काइलेटेड एल्कीन्स बने। मोर एल्काइलेटेड का मतलब क्या है, सेट्स ऑफ प्रोडक्ट बने। सेट्स ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या है, उसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होनी चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन एटम होने चाहिए। देखो बताता हूँ, पहले मैंने इसके बारे में लिख रखा है। क्या लिख रखा है, समटाइम्स एन एल्काइल हैलाइड कैन अंडरगो एलिमिनेशन रिएक्शन इन टू डिफरेंट वे फॉर्मिंग ए मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास यहाँ एक से ज़्यादा क्या है, बीटा हाइड्रोजन एटम है। तो अब मैं कौन सी निकालूँ, ये तो मेरे पास वो हो गया ना कन्फ्यूजन कि भाई इसको निकालूं या इसको निकालूं। तो किसको निकाल सकता हूँ, इसके रेस्पेक्ट में। तो देखो मैंने दोनों को निकाल के क्या प्रोडक्ट बनाया है। पहले मैंने किसको निकाला, इसको निकाला। इसको निकालने के बाद देखो ये आएगा यहाँ, तो ये Br बार, तो ये प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास। जब मैं इसको निकालूंगा तो ये यहाँ, ये बाहर, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। देखो भाई हमेशा ध्यान रखना, मोर एल्काइलेटेड जो हमारे पास एल्कीन बनती है, मोर एल्काइलेटेड जो हमारे पास मोर एल्काइलेटेड एल्कीन बनती है। देखो यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे क्या है, CH3। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे हमारे पास देखो 2 CH3 हैं, लेकिन यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे क्या, एक अल्काइल ग्रुप है। तो मोर एल्काइलेटेड ये, और दूसरी इसकी नाम है तो वो क्या है, सेट जब प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं सेट जब प्रोडक्ट। जहाँ हमारे पास मोर एल्काइलेटेड एल्कीन बनेगी उसको बोलेंगे सेट जब प्रोडक्ट। दूसरी बात, इसको बोलेंगे हम क्या, होफमैन प्रोडक्ट। होफमैन प्रोडक्ट। जहां हमारे पास लेस एल्काइलेटेड एल्कीन हो उसको बोलेंगे होफमैन प्रोडक्ट। देखो भाई इन दोनों एल्कीन्स में स्टेबल कौन सी, स्टेबल ऊपर वाली है। क्योंकि यहाँ अगर मैं अल्फा हाइड्रोजन की बात करूँ तो अल्फा हाइड्रोजन कितनी है, 6। और यहाँ अल्फा हाइड्रोजन की बात करूँ तो अल्फा हाइड्रोजन कितनी है, 2। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा स्टेबल। जितनी ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ही ज़्यादा क्या, स्टेबिलिटी। हमने पढ़ा है कि मोर नंबर ऑफ क्या, हाइड्रोजन एटम, अल्फा हाइड्रोजन। जितनी ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगी उतना ही क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, उतनी क्या होगी, इसकी स्टेबिलिटी होगी। तो स्टेबल कौन सा होगा, ऊपर वाला। लेस स्टेबल कौन सा होगा, नीचे वाला। ठीक है। ध्यान रखना, हमेशा मैं मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनाऊंगा। मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनाऊंगा, हमेशा ध्यान रखना, मैं वहां से हाइड्रोजन को निकालूंगा जहां से मेरे पास मोर एल्काइलेटेड एल्कीन बन रही है। ठीक है भाई। अब बात करते हैं रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड करेंगे जिंक HCl के साथ। 2 नेसेंट हाइड्रोजन लूंगा तो एक नेसेंट हाइड्रोजन तो HX बाहर निकल जाएगा और एक H के साथ जुड़ जाएगा। एक तो हमारे पास क्या बन जाएगा, RH बन जाएगा, और एक बाहर क्या जाएगा, HX बाहर जाएगा। ठीक है। देखो C2H5Br लिया, 2 नेसेंट हाइड्रोजन ली, तो एक हाइड्रोजन तो इसके साथ जुड़ेगी, एक HBr में बाहर निकाल देगी। ठीक है भाई। ये था हमारे पास रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। आगे देखो, आगे लिख रखा है रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, रिएक्शन विद मैग्नीशियम। रिएक्शन विद मैग्नीशियम का मतलब क्या, फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये बना रखा। ये R, ये M G और ये क्या, X के J क्या है, I है। सीधी सी बात है। देखो मैंने क्या लिया, C2H5 लिया। मुझे पता C2H5 को तोड़ूँ तो किस में जुटेगा, CH3 CH2 प्लस में और क्या, I नेगेटिव।
है ना। अब मुझे पता है मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 2। एक इलेक्ट्रॉन देगा तो इसको न्यूट्रलाइज करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो हमारे पास CS2 CS3 CS2 क्या होगा, नेगेटिव होगा, I भी नेगेटिव, तो इन दोनों को न्यूट्रलाइज कौन करेगा, Mg2 पॉजिटिव। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, C2H5MgI। ठीक है भाई, Mg इलेक्ट्रॉन देगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा तो इसको क्या न्यूट्रलाइज करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पे कैसे चार्ज आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव के साथ 2 इलेक्ट्रॉन, अब इस पे भी नेगेटिव, इस पे भी नेगेटिव, दोनों पे नेगेटिव को न्यूट्रलाइज कौन करेगा, Mg। Mg कितना चार्ज है, 2 पॉजिटिव है। ठीक है भाई, ऐसे क्या रिएक्शन विद लिथियम है, बॉन्ड टूटेगा, इस पे Br पे नेगेटिव, इस पे क्या पॉजिटिव, तो एक लिथियम इसको इलेक्ट्रॉन देगा, हाँ भाई न्यूट्रलाइज होगा, दूसरा लिथियम इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। तो एक तो न्यूट्रलाइज लिथियम इसको करेगा, एक LiBr क्या कर देगा, बाहर कर देगा। सेम प्रोसीजर है बिल्कुल। ठीक है भाई, तो रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स हमने पहला पढ़ा क्या, रिएक्शन विद मैग्नीशियम फॉर्मेशन ग्रिग्ना रिएजेंट। दूसरा पढ़ा हमने रिएक्शन विद क्या, लिथियम, एल्काइल लिथियम की फॉर्मेशन, एल्काइल है और लिथियम है। अब बात करेंगे आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन का मतलब क्या है, हमारे पास जो मोलिकुलर फॉर्मूला था सेम रहेगा, लेकिन जो Br की पोजीशन है वो क्या हो जाएगी, आइसोमराइज। आइसोमराइज का मतलब क्या, जगह चेंज कर लेगा Br अपनी, लेकिन करेगा कैसे, वो देखो मैंने लिख रखा है, ऑन हीटिंग टू अबाउट 573 केल्विन टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड। ये कह रहा है कि अगर मैं हीट करता हूँ कितने टेम्परेचर पे, 573 केल्विन टेम्परेचर पे इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, लेविस एसिड, एल्काइल हैलाइड अंडरगो आइसोमराइजेशन टू फॉर्म प्रोडक्ट। कैसे करते हैं, देखो भाई, एनहाइड्रस AlCl3 लिया मैंने, क्या लिया है, एनहाइड्रस AlCl3। ये क्या, एक लेविस एसिड। लेविस एसिड क्या करेगा, लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, ये क्या, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। तो लोन पेयर इसके पास, जब लोन पेयर इसके पास है, इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास है, तो इनको एक्सेप्ट करेगा ना। जब इनको खींचेगा तो ये बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग होगा, और ये बॉन्ड बनने लगेगा तो ये स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक, तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अब देखो जब हमारे पास ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो ये बनेगा CS3 CS2 CS2 और क्या, प्लस। अब देखो मेरे पास कार्बोकैटायन है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, तो कार्बोकैटायन में क्या होगा, 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट, रीअरेंजमेंट होगा तो क्या बनेगा, CS3 CH क्या प्लस और क्या CS3। अब Br नेगेटिव है, इससे ज़्यादा रीअरेंजमेंट हो नहीं सकता, क्योंकि ये अल्फा हाइड्रोजन कितनी है, 6 है, ये अल्फा हाइड्रोजन कितनी है, 2 है। दोबारा 1 2 हाइड्रोजन करूँगा तो सेम वही बन जाएगा। ठीक है, तो रीअरेंजमेंट से क्या करते हैं, लेस स्टेबल कार्बोकैटायन से क्या बनाते हैं, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बनाते हैं। तो हमने क्या बना लिया, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। अब Br नेगेटिव क्या करेगा, अटैक करेगा, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है भाई, तो हमारे पास ये क्या था, आइसोमराइजेशन था, ध्यान रखना। एनहाइड्रस AlCl3 क्या करता है, कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड को, पहले भी बात की, कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड को क्या करेगा, क्लीवेज करेगा, तो कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी। कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी तो मैं क्या करूँगा, इसमें रीअरेंजमेंट करूँगा, 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट। 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट करने से हमारे पास मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है, Br नेगेटिव अटैक करेगा, फॉर्मेशन कर देगा प्रोडक्ट की। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास रिएक्शन थी। अब बात करेंगे हम टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसमें बात करेंगे हम बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1। तो पहले बात करेंगे हम बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2। देखो भाई, इसमें कर रखा है, मैंने लिख रखा है कि हमारे पास RX है, कोई न्यूक्लियोफाइल लिया तो हमारे पास ROH बना और क्या X माइनस बाहर निकल गया, लेकिन हुआ कैसे वो देखो। तो पहले मैंने इसके बारे में लिख रखा है, द रेट ऑफ रिएक्शन शुड डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ न्यूक्लियोफाइल एंड क्या सबस्टेट। जो हमारे पास रिएक्शन है ना वो डिपेंड करेगी रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ क्या, बोथ न्यूक्लियोफाइल एंड क्या सबस्टेट। सबस्टेट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी और किसकी, न्यूक्लियोफाइल की। तो जो मैं रेट लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, KRX और क्या OH माइनस, क्या लिखूंगा, KRX और क्या OH माइनस। हमारे पास जो ये स्टेप होता है ये स्लो स्टेप होता है और क्या होता है RDS होता है, और हमारे पास ये स्टेप होता है ये क्या होता है फास्ट स्टेप होता है। इसका मतलब क्या, स्लो स्टेप RDS है, इसका मतलब क्या है, दोनों पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि हमारे पास स्टेट लॉ में कौन स्टेप पार्टिसिपेट करता है, जो RDS होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, स्लो स्टेप होता है, वो पार्टिसिपेट करता है रेट लॉ में। तो हमारे पास रेट लॉ लिखूंगा तो K लिखूंगा RX लिखूंगा OH माइनस लिखूंगा। देखो इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 दोनों टोटल करूंगा तो कितना आएगा, सेकंड 2 आएगा। तो ये मेरे पास जो ऑर्डर होगा इस रिएक्शन का क्या होगा, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। तो मैं लिख रखा है दैट मींस रिएक्शन फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। या बाइमोलिकुलर बोल सकते हैं, 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्लो स्टेप RDS स्टेप में, तो इसको क्या बोल सकते हैं, बाइमोलिकुलर भी बोल सकते हैं। तो मैंने लिख रखा है इसको बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2। ठीक है, देखो भाई न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा, इसको बाहर निकालेगा। तो देखो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव है यहाँ भी, और यहाँ भी पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना, क्योंकि इसकी कार्बन और ब्रोमीन से इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी किसकी ज़्यादा, ब्रोमीन की है, तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो हमारे पास देखो ये हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ये बॉन्ड तो बन रहा है, ये बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। अब आगे क्या आएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और हमारे पास ये उस बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। देखो भाई, जिस साइड Br है, ध्यान रखना, जिस साइड Br उससे अपोजिट OH जुड़ रहा है, तो मतलब
इन्वर्स हो रहा है ना प्रोडक्ट, तो यहाँ जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो क्या आएगा, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। क्या आएगा, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। इस स्टीरियोकेमिस्ट्री में भी बताऊंगा। देखो मैंने स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN2 लिख रखी है। देखो इसमें क्या लिख रखा है, द रिएक्शन इन विच द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए प्रोडक्ट इज अपोजिट टू दैट ऑफ द रिएक्टेंट। ये कह रहा है कि द रिएक्शन इन विच कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए प्रोडक्ट इज अपोजिट टू द दैट ऑफ द रिएक्टेंट इज सेड टू टेक्स प्लेस विद इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ये कह रहा है अगर मेरे पास जहाँ जिस साइड मेरे पास ये जुड़ा हुआ है लिविंग ग्रुप, उसके अपोजिट कोई न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है तो जो प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्मेशन होगा इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन से होगा। ऑल SN2 रिएक्शन प्रोसीड विद कंप्लीटली इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। क्या कह रहा है कि जितनी भी SN2 रिएक्शन है वो प्रोसीड होंगी कंप्लीटली किससे, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन से। सीधा सा याद रखना, जब भी SN2 होगी तो बैक साइड अटैक करेगा। बैक साइड ही तो अटैक कर रहा है भाई, जिस साइड लिविंग ग्रुप उसके पिछली साइड से अटैक कर रहा है ना, बैक साइड अटैक करेगा। बैक साइड अटैक करेगा तो हमारे पास जो CBr जुड़ा हुआ था उससे अपोजिट आएगी ना कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या हो जाएगा, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। दूसरी बात ये भी देख सकते हो कि भाई अगर ये इसका बॉन्डिंग ऑर्बिटल है तो ये क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग, तो इलेक्ट्रॉन लेगा कहाँ, एंटी बॉन्डिंग में, और छोड़ेगा बॉन्डिंग वाले का। ठीक है, ये भी देख सकते हो। तो ये हमारे पास स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN2 रिएक्शन। ध्यान रखना हमेशा इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है भाई, अब देखो आगे। अब बात करते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द अकरेंस एंड रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं रेट ऑफ SN2 रिएक्शन को। देखो पहला लिख रखा है नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप इन एल्काइल हैलाइड। पहला लिखा है मैंने नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप इन एल्काइल हैलाइड। इसका मतलब क्या, स्टेरिक फैक्टर की बात कर रहा हूँ मैं। स्टेरिक फैक्टर की बात सीधी सी है, मुझे पता है अगर भाई मेरे पास न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो न्यूक्लियोफाइल वहाँ अटैक करेगा जहाँ मेरे पास क्राउडिंग कम होगी। जैसे मेरे पास मिथाइल हैलाइड है CH3 CH2 और क्या X है, CH3 CH और X और क्या C, ये 3 है। तो देखो सबसे ज़्यादा कम क्राउडिंग कहाँ है, यहाँ। तो जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा तो इजीली सबसे पहले अटैक कहाँ करेगा, यहाँ। फिर अटैक कहाँ करेगा, यहाँ। फिर अटैक करेगा कहाँ, यहाँ। क्योंकि यहाँ देखो जिस कार्बन से अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल वहाँ 2 CH3 जुड़े हुए हैं। इस कार्बन में अटैक करेगा वहाँ क्या, 1 CH3 जुड़ा हुआ है। लेकिन जिस कार्बन पे अटैक करेगा वहाँ एक भी एल्काइल ग्रुप नहीं है। तो हम जब भी बात करेंगे नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप इन एल्काइल हैलाइड, तो हम स्टेरिक फैक्टर की बात करेंगे। तो स्टेरिक फैक्टर किसको दिखाता है, या तो हिंडर्ड पोजीशन को दिखा। हिंडर्ड का मतलब भी क्या है, क्राउडिंग ज़्यादा हो, साइज बड़ा हो, है ना। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी मैं स्टेरिक फैक्टर की बात करूँगा तो साइज की बात करूंगा कि जिस कार्बन पे अटैक कर रहा है वो हमारे पास कितने अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, या कितनी हिंडर्ड है, कितनी क्राउडिंग है। तो हमेशा ध्यान रखना जहाँ जितनी ज़्यादा क्राउडिंग होगी न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर नहीं पाएगा। अगर न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक नहीं कर रहा तो उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे देखो मैंने टर्सरी हैलाइड को सबसे कम रिएक्टिविटी दी है, क्योंकि वहाँ जिस कार्बन पर अटैक करेगा वहाँ कितने अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए होंगे, 3। सेकेंडरी में कितने हैं, 2 हैं। प्राइमरी में कितना है, 1। और मिथाइल हैलाइड में एक भी अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है जिस कार्बन पे अटैक करेगा। ठीक है, तो देखो मैंने रिएक्टिविटी लिखी सबसे ज़्यादा SN2 की, मिथाइल हैलाइड की, फिर किसकी, प्राइमरी हैलाइड की, फिर किसकी, सेकेंडरी हैलाइड की, और फिर किसकी, टर्सरी हैलाइड की। ठीक है भाई, तो इंपॉर्टेंट है, हमेशा आती है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी 1 डिग्री की, 2 डिग्री की, और क्या 3 डिग्री की। ठीक है भाई, ये भी कर सकते हो आप लोग। अब देखो मैंने दूसरा हेडिंग डाल रखा है नेचर ऑफ हैलोजन एटम इन एल्काइल हैलाइड, एलिमिनेशन ऑफ लिविंग ग्रुप। ये कह रहा है कि मेरे पास कौन सा लिविंग ग्रुप जल्दी एलिमिनेट होगा। मेरे पास हैलोजन है, हैलोजन में फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकते हैं। उन सब में सबसे पहले एलिमिनेट कौन सा होगा, तो देखो कौन अच्छा लिविंग ग्रुप हो। देखो तो मैंने लिख रखा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ विद कार्बन। सबसे ज़्यादा किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है, क्योंकि दोनों का साइज क्या, सेम साइज है। तो अच्छे से ओवरलैप, ऑर्बिटल क्या करेंगे, अच्छे ओवरलैप करेंगे तो बॉन्ड क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। लेकिन जब मैं फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ चलता हूँ तो साइज क्या होता है, बढ़ता है। साइज बढ़ेगा तो कार्बन का साइज छोटा और इनका हैलोजन का साइज बड़ा, तो बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी, वीक बॉन्डिंग होगी, तो बॉन्ड जल्दी टूटेगा। हाँ भाई, अगर मेरे पास कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी बॉन्ड को तोड़ने के लिए, टाइम लगेगा। लेकिन अगर मैं कार्बन आयोडीन बॉन्ड की बात करूँ तो बॉन्ड वीक है, जल्दी टूटेगा और कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो रिएक्टिविटी ज़्यादा कौन जल्दी कौन निकल रहा है, ये। तो रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, आयोडीन की, फिर किसकी, ब्रोमीन की, फिर किसकी, क्लोरीन की, फिर किसकी, फ्लोरीन की। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी देखो मैंने लिखा था ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ एलिमिनेशन ऑफ लिविंग ग्रुप। सबसे ज़्यादा किसकी, आयोडीन की, फिर किसकी, ब्रोमीन की, फिर किसकी, क्लोरीन की, फिर किसकी, फ्लोरीन। क्यों है, क्योंकि वीक बॉन्ड बनाएगा कार्बन आयोडीन के साथ, ब्रोमीन भी, लेकिन आयोडीन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तो जो कार्बन आयोडीन बॉन्ड होगा वो वीक होगा, जल्दी टूटेगा। लेकिन कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड क्या, स्ट्रॉन्ग है, जल्दी नहीं टूटेगा। ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए, तो एनर्जी कम कहाँ देनी पड़ेगी, हाँ। तो रिएक्टिविटी ज़्यादा किसकी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी। तो देखो रिएक्टिविटी लिखी मैंने सबसे ज़्यादा आर आएगी, फिर आर बी आर की, फिर आर सी एल की, फिर किसकी, आर एफ की।
ध्यान रखना, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतना ही कम पार्टिसिपेट करेगा बॉन्ड क्लीवेज में, ठीक है। तो उसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी बॉन्ड तोड़ने के लिए, जो इजिली रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है भाई। तो हम ध्यान रखेंगे कि जहाँ बॉन्ड वीक होगा उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हमने ये भी दो फैक्टर डिस्कस कर लिए। पहला तो है नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप इन एल्काइल हैलाइड। स्टेरिक फैक्टर में सबसे पहले रिएक्टिविटी किसकी 1 डिग्री की, फिर 2 डिग्री की, फिर किसकी 3 डिग्री की। फिर हमने बात की लिविंग ग्रुप की, एलिमिनेशन ऑफ लिविंग ग्रुप की, उसमें हमने रिएक्टिविटी बात की RI की, फिर RBr की, फिर RCl की, फिर किसकी RF की। आगे देखो, तीसरी बात कर रहे हैं हम नेचर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। इसमें आप लोगों को ये ऑर्डर याद रखना पड़ेगा। देखो मैंने लिख रखा है स्ट्रॉन्गर द न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट मोर रैपिड वुड बी SN2 रिएक्शन। सही बात है कि जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा उतना ही जल्दी अटैक करेगा, जल्दी अटैक करेगा तो उतनी क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। तो सबसे ज़्यादा कौन होता है, CN नेगेटिव, फिर RO नेगेटिव, फिर OH नेगेटिव, फिर क्या कार्बोक्सिलेट आयन, और फिर क्या ऑर्डर। देख सकते हो यहाँ भाई, अगर मैं CN और RO में से जो नेगेटिव चार्ज है कार्बन पे, इस पे ऑक्सीजन पे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात को तो कम किसकी, कार्बन की। तो कार्बन जल्दी देगा इलेक्ट्रॉन एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी डिफरेंस है ना, कार्बन की कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ऑक्सीजन की ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन तो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को देना नहीं चाहेगा, तो देगा कौन, कार्बन। तो कार्बन देगा तो कार्बन एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, ठीक है भाई। सबसे ज़्यादा किसकी, CN नेगेटिव, फिर RO नेगेटिव की, फिर OH नेगेटिव, फिर किसकी कार्बोक्सिलेट की, और फिर किसकी वाटर की, ठीक है भाई। अब बात करते हैं चौथा हमारा जो फैक्टर है उसकी, नेचर ऑफ ए सॉल्वेंट कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट क्या है। देखो भाई आपको इसमें पहले मैंने लिख रखा है वो बताता हूँ, फिर डिस्कस करते हैं इसको। मैंने लिख रखा है इन SN2 रिएक्शन द ट्रांजिशन स्टेट इज लेस पोलर देन रिएक्टेंट। ये कह रहा है कि जो SN2 रिएक्शन है उसमें ट्रांजिशन स्टेट लेस पोलर है, किससे, रिएक्टेंट है। बिकॉज इन ट्रांजिशन स्टेट नेगेटिव चार्ज इज डिस्पर्स ओवर डिफरेंट एटम। ये कह रहा है जो नेगेटिव चार्ज है ना वो डिस्पर्स हो रहा है हर डिफरेंट एटम पे। therefore use of polar solvent helps solvate the reactant more strongly than the ये कह रहा है कि therefore use of polar solvent helps solvate the reactant more strongly than the transition state। इसका मतलब कहने का मतलब देखो, जब मैंने SN2 रिएक्शन पढ़ी है, SN2 रिएक्शन में देखो मैंने SN2 रिएक्शन पढ़ी, देखो यहाँ मेरे पास जो न्यूक्लियोफाइल है उस पर क्या कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज, लेकिन जब ये ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन करता है तो इस पे देखो कैसा चार्ज आ रहा है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो जो चार्ज हमारे पास क्या बट रहा है ना, पार्शियल नेगेटिव चार्ज इसके पास गया, पार्शियल नेगेटिव इसके पास गया, तो जो चार्ज था कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज OH पे वो क्या हो गया, बट गया। तो जो हमारे पास इसके कंपैरिजन में ये जो ट्रांजिशन स्टेट होगी वो क्या होगी, लेस पोलर होगी। तो जब मैं पोलर सोलवेंट डालूंगा तो पोलर सोलवेंट क्या करेगा कि जहां पोलैरिटी ज्यादा होगी उसको ज्यादा सोलेटेड करेगा। तो देखो जब मैं पोलर सोलवेंट डालूंगा तो एक तो यहाँ लेस पोलर है, यहाँ मोर पोलर है। तो जो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन ज्यादा कहाँ होगा, पोलर का, यहाँ, क्योंकि यहाँ पोलरिटी ज्यादा है। तो जब मैं पोलर सोलवेंट डालूंगा तो अट्रैक्शन यहाँ ज्यादा होगा। तो मैंने यही लिख रखा है देखो कि in SN2 reaction the transition state is less polar than reactant because of transition state the negative charge is dispersed over different atom। अभी दिखाया कि Br पे पार्शियल नेगेटिव और OH पे पार्शियल नेगेटिव होगा। therefore use of polar solvent हेल्प सोलेट द रिएक्टेंट मोर स्ट्रॉन्गली देन द ट्रांजिशन स्टेट। क्योंकि जहां मेरे पास पोलैरिटी ज्यादा होगी वहां मैं अगर पोलर सोलेंट डालूंगा तो वहां अट्रैक्शन ज्यादा होगा, वहां सोल्यूशन ज्यादा होगा। लेकिन जब मेरे पास पोलैरिटी कम है, पोलर सोलेंट डालूंगा तो अट्रैक्शन ज्यादा नहीं होगा ना, वो कहाँ ट्रांजिशन स्टेट में। ट्रांजिशन स्टेट में पोलैरिटी कम है और हमारे पास रिएक्टेंट में पोलैरिटी क्या है, ज्यादा है। तो हमारे पास वही बात है कि ज्यादा अट्रैक्शन कहाँ होगा, सोलवेंट का, रिएक्टेंट में होगा, ठीक है। तो रिएक्टेंट को क्या करेगा, ज्यादा सोलोलाइसिस करेगा, सोलोरेट करेगा या सोल्वेशन करेगा, ठीक है भाई। ये था हमारे पास नेचर ऑफ सोलवेंट। हमेशा ध्यान रखना अगर मैं पोलर सोलवेंट डालता हूँ ना तो जहाँ पोलैरिटी ज़्यादा होगी वही हमारे पास क्या होगा, सोल्वेशन ज़्यादा होगा। सोल्वेशन का मतलब क्या है, सोलवेंट का अट्रैक्शन किसके साथ, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ या सबस्ट्रेट के साथ, ठीक है भाई। तो ये थे हमारे पास 4 फैक्टर। पहला फैक्टर था स्टेरिक फैक्टर का, उसमें रिएक्टिविटी आई 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। फिर हमारे पास किसकी थी, एलिमिनेशन ऑफ लिविंग ग्रुप, उसमें किसकी आई रिएक्टिविटी, RI की, फिर RBr की, फिर RCl की, फिर किसकी, RF की। फिर हमने बात की नेचर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, उसमें क्या CN नेगेटिव, RO नेगेटिव, OH नेगेटिव, कार्बोक्सिलेट आयन और वाटर मॉलिक्यूल। फिर हमने बात की नेचर ऑफ ए सोलवेंट। नेचर ऑफ सोलवेंट में हमेशा ध्यान रखना कि हमारे पास अगर मैं पोलर सोलवेंट लेता हूँ तो वो अट्रैक्शन वहाँ करेगा जहाँ हमारे पास पोलैरिटी ज़्यादा होगी। पोलैरिटी ज़्यादा कहाँ है, इसमें हमारे पास रिएक्टेंट में ज़्यादा है पोलैरिटी एज कम्पेयर टू क्या, ट्रांजिशन स्टेट। क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट में जो नेगेटिव चार्ज वो डिस्पर्स हो रहा है, लेकिन जो हमारे पास रिएक्टेंट है उसमें नेगेटिव चार्ज क्या है, कंप्लीटली है। तो अट्रैक्शन ज़्यादा कहाँ होगा, सोल्यूशन ज़्यादा कहाँ होगा, हमारे पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में होगा, ठीक है भाई। अब बात करते हैं हमारे पास SN1 की या यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कुछ नहीं है, 2 स्टेप रिएक्शन है। पहले लिविंग ग्रुप निकलेगा, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी, फिर क्या न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। देखो भाई RX है, R पॉजिटिव X नेगेटिव, पहले लिविंग ग्रुप निकला,
फिर OH माइनस ने अटैक किया तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हुई, RH की फॉर्मेशन होगी। देखो भाई जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो वो रेट लो में पार्टिसिपेट करेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, रेट इजकल टू किसके बराबर, KRX। RX की पावर कितनी है, 1 है। दैट मीन्स क्या फॉलो करेगी, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगी। पीछे भी तो किया है ऐसा कि जो हमारे पास रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, जो हमारे पास रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो रेट लो में पार्टिसिपेट करता है। तो हमारे पास रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में यही तो है, ये तो रेट लो में पार्टिसिपेट करेगा, तो RX ही तो पार्टिसिपेट करेगा। तो RX पार्टिसिपेट कर रहा है, इसकी पावर क्या, 1। अगर इसकी पावर 1 है, इसका मतलब क्या है हमारे पास कि ये किसको फॉलो कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है, 1 है। अगर 1 ऑर्डर आया तो किसको फॉलो करेगा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। ठीक है भाई, आगे देखो रिएक्शन दिखाता हूँ, जनरल रिएक्शन कैसे क्या होती है। देखो भाई अब मुझे पता है स्लो स्टेप पे पहले क्या निकलेगा, लिविंग ग्रुप निकलेगा, कार्बोटाइन की फॉर्मेशन करेगा, OH माइनस क्या करेगा, अटैक करेगा, फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है भाई, तो ये इसकी रिएक्शन थी, एग्जांपल था रिएक्शन का। अब बात करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1। देखो भाई हमारे पास जब कार्बोकेटाइन जनरेट होता है, तो हमारे पास कार्बोकेटाइन जनरेट हो गया तो OH माइनस जहाँ से लिविंग ग्रुप था वहाँ भी अटैक कर सकता है, उसी साइड से, फ्रंट साइड से, या हमारे पास लिविंग ग्रुप क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर सकता है। हमेशा ध्यान रखना, जब हमारे पास कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो तो ये तीनों एटम क्या है, एक ही प्लेन में है। जो न्यूक्लियोफाइल है वो ऊपर से भी अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल नीचे से भी अटैक कर सकता है। ऊपर से अटैक करेगा, नीचे से अटैक करेगा, इसका मतलब क्या, ऊपर से अटैक करेगा तो मतलब जहाँ हमारे पास फ्रंट साइड थी वहाँ से अटैक कर सकता है, और नीचे से अटैक करेगा इसका मतलब क्या है, जब हमारे पास बैक साइड है। तो ठीक है, जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक करेगा तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बनेगा। न्यूक्लियोफाइल जब बैक साइड अटैक करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बनेगा। देखो भाई ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है, मिरर इमेज हैं एक दूसरे की। अगर दोनों मिरर इमेज हैं एक दूसरे की तो हमारे पास एनेंशियोमर बन रहे हैं ना। एनेंशियोमर क्या होते हैं, एक दूसरे के मिरर इमेज और नॉन सुपर इम्पोजेबल। देखो इसको अगर उठा के ऐसे कैसे यहाँ रखूँ तो एक दूसरे के क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है, और मिरर इमेज भी है एक दूसरे की। ठीक है भाई, तो यहाँ हमारे पास क्या बनेगा, रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। क्या बनेगा, रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। अगर रेसिमिक मिक्सचर बनना है तो क्या होगा, रेसिमाइजेशन होगा। क्या होगा, रेसिमाइजेशन। क्या होगा भाई, रेसिमाइजेशन होगा। और रेसिमाइजेशन होगा तो पार्शियल होगा या कंप्लीट होगा, तो हमेशा ध्यान रखना कंप्लीट रेसिमाइजेशन नहीं होगा, कंप्लीट रेसिमाइजेशन, कंप्लीट रेसिमाइजेशन नहीं होगा, तो होगा क्या, पार्शियल रेसिमाइजेशन। पार्शियल का मतलब क्या है, एक मेजर बनेगा एनेंशियोमर, एक क्या बनेगा, माइनर बनेगा। हमेशा ध्यान रखना एनेंशियोमर बन रहे हैं तो इसका मतलब क्या, इक्विमोलर मिक्सचर है तो रेसिमिक मिक्सचर बनेंगे। रेसिमिक मिक्सचर बन रहा है तो क्या बनेगा, रेसिमाइजेशन होगा। रेसिमाइजेशन होगा तो कंप्लीट रेसिमाइजेशन नहीं होगा, क्या होगा, पार्शियल होगा। पार्शियल का मतलब क्या है, एक तो एनेंशियोमर मेजर बनेगा और एक एनेंशियोमर क्या बनेगा, माइनर बनेगा। और ये बोला जाता है कि जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल, जो हमारे पास इन्वर्जन प्रोडक्ट है, एक तो रिटेंशन है। देखो भाई जहाँ से न्यूक्लियोफाइल जुड़ा, जहाँ से लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ था वहीं न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ गया, तो रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन। और ये क्या, इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन। ये बोला जाता है कि जो हमारे पास इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन है वो प्रोडक्ट प्रीडोमिनेंट होता है कहाँ, रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन। उसका भी एक रीजन है। उसका रीजन क्या है, जब मुझे पता है कि हमारे पास SHCX है तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा। तो देखो जब इस तरफ से आएगा तो न्यूक्लियोफाइल पे कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो इस तरफ से आएगा तो यहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव, तो ये रिपेल करेगा ना। तो फ्रंट साइड से अटैक नहीं करने देगा, तो ये कहाँ से अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा। और बैक साइड से अटैक करेगा तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन प्रीडोमिनेंट होगा। ध्यान रखना दोबारा से कि जब जब हमारे पास कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोकेटाइन के बाद तीनों आइटम किस में आ गए, ये प्लेन में आ गए, तो जो OH माइनस है ऊपर से अटैक कर सकता है, नीचे से, ऊपर से अटैक करेगा तो हमारे पास सेम प्रोडक्ट बनेगा जहाँ से लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ था, रिटेंशन वाला। अगर हमारे पास नीचे से अटैक करेगा तो क्या, इन्वर्जन का बनेगा। और जब इन्वर्जन और रिटेंशन बन रहे हैं तो मैंने बताया कि एक दूसरे की मिरर इमेज है, मिरर इमेज है तो एनेंशियोमर बन रहे हैं, एनेंशियोमर बन रहे हैं तो रेसिमिक मिक्सचर भी बनेंगे, रेसिमिक मिक्सचर बनेंगे तो रेसिमाइजेशन होगा, रेसिमाइजेशन होगा तो कंप्लीट रेसिमाइजेशन नहीं किया होगा, क्या बनेगा, पार्शियल रेसिमाइजेशन होगा। पार्शियल रेसिमाइजेशन का मतलब क्या है, एक प्रोडक्ट तो हमारे पास मेजर बनेगा और एक प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमारे पास माइनर बनेगा। ठीक है भाई, इसकी बात की। अब देखो आगे, और मैंने बताया कि हमारे पास इन्वर्जन जो प्रोडक्ट बनेगा वो इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन बनेगा, मेजर प्रोडक्ट। क्यों बनेगा, क्योंकि जब यहाँ से अटैक करेगा तो यहाँ से जो नेगेटिव चार्ज वो क्या करेंगे, इसको रिपेल करेंगे। तो जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ना वो कहाँ से अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा। अब देखो भैया एग्जाम्पल ले रखा, देखो कार्बोकेटाइन जनरेट होगा C पॉजिटिव Br नेगेटिव, इसको न्यूट्रलाइज कर रहा है इसी साइड से। अब OH माइनस इस साइड से तो आ नहीं सकता क्योंकि नेगेटिव चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो अटैक कहाँ से करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा।
देखो बैक साइड से जब अटैक करेगा यहाँ से, तो हमारे पास प्रोडक्ट दो बनेगा, जो क्या बना, इनवर्जन वाला तो क्या लिखा मैंने, प्रीडोमिनेटिंग लिखा, और जो हमारे पास रिटेंशन का है उसको क्या लिखा, लेस फेवरेबल लिखा। तो कर लोगे, ये आसान सी थी। हमारे पास SN1 और SN2 रिएक्शन। अब बात करते हैं फैक्टर की, रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो हम बात करेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द अकरेंस एंड रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। पहले बात करेंगे नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप इन एल्काइल हैलाइड। ध्यान रखना कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा होगा 3 डिग्री हैलाइड का, फिर सेकेंडरी हैलाइड का, फिर किसका, प्राइमरी हैलाइड का, फिर किसका, मिथाइल हैलाइड का। सीधा सा रीजन है, अगर मेरे पास 3 डिग्री हैलाइड है तो ऐसा होगा 3 डिग्री हैलाइड, ऐसा होगा 3 डिग्री हैलाइड। जब मुझे पता है 3 डिग्री हैलाइड में ऐसा है, तो मुझे पता है यहाँ जब ये बॉन्ड टूटेगा तो किसकी फॉर्मेशन होगी, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितनी है, 9 अल्फा हाइड्रोजन है। 2 डिग्री में कितनी अल्फा हाइड्रोजन आएंगी, 6 अल्फा हाइड्रोजन आएंगे 2 डिग्री में, और 1 डिग्री में अल्फा हाइड्रोजन कितनी आएंगी, 3। तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा बन रहा है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है 3 डिग्री। जो रिएक्टिविटी है 3 डिग्री की वो सबसे ज़्यादा होगी, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो मैंने लिख भी रखा है द ऑर्डर रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड इज फाउंड टू बी, सबसे ज़्यादा किसकी, 3 डिग्री, फिर किसकी, 2 डिग्री, फिर किसकी, 1 डिग्री, फिर किसकी, मिथाइल हैलाइड की। ठीक है भाई। तो सबसे ज़्यादा जो कार्बोकैटायन स्टेबल बनेगा उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, क्योंकि वो बॉन्ड जल्दी तोड़ना चाहेगा ना, कार्बन CX बॉन्ड को जल्दी तोड़ना चाहेगा, क्योंकि उस बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने के बाद उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी ना 3 डिग्री की एज कम्पेयर टू 2 डिग्री। तो जल्दी तोड़ना चाहेगा, अपने स्टेबल होना चाहेगा। ठीक है भाई। तो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर किसकी, मिथाइल हैलाइड की। तो ध्यान रखना सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन कितनी किस में होती है, 3 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में, फिर किस में, 1 डिग्री में। 3 डिग्री में कितनी, 9, 2 डिग्री में 6, 1 डिग्री में कितनी, 3। और इसको किससे एक्सप्लेन करूँगा, हाइपर कॉन्जुगेशन से। ठीक है भाई। अब बात करते हैं नेचर ऑफ हैलोजन एटम इन एल्काइल हैलाइड। जैसे वहाँ था ना नेचर ऑफ हैलोजन एटम इन एल्काइल हैलाइड लिविंग ग्रुप का, सेम यहाँ है। यहाँ भी तो लिविंग ग्रुप निकल रहा है, तो सबसे ज़्यादा पहले कौन निकलेगा, RI, फिर RBr, फिर कौन, RCl वाला, फिर कौन, RF वाला। कर लोगे। अब बात करें नेचर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। देखो भाई, जब नेचर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट की बात करें तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा रेट लो में। हाँ भाई, वहाँ तो न्यूक्लियोफाइल पार्टिसिपेट कर रहा था ना रेट लो में, यहाँ तो लेकिन पार्टिसिपेट नहीं करा। तो जब रेट लो में पार्टिसिपेट ही नहीं करा तो कोई कैसा भी न्यूक्लियोफाइल ले लो वो सब रिएक्शन करेगा, कोई इफेक्ट नहीं करेगा रिएक्शन को। तो देखो मैंने लिख रखा है, सिंस द न्यूक्लियोफाइल इज नॉट इन्वॉल्व इन RDS स्टेप SN1 रिएक्शन, सो इट्स नेचर डज नॉट इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन। सही बात है भाई, अगर RDS में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो आप कैसा भी न्यूक्लियोफाइल ले लो वो रिएक्शन करेगा। लेकिन जब SN2 की बात की थी तो SN2 में तो वो रेट लो में आ रहा था, रेट लो में आ रहा था, तो डिपेंड करेगा कि उसकी कंसंट्रेशन क्या ली है आप लोगों ने। ठीक है, कैसा उसका नेचर है। तो यहाँ तो हमारे पास कोई सा भी न्यूक्लियोफाइल ले लो सब काम करेंगे, क्योंकि हम मुझे पता है कि रेट लो में पार्टिसिपेट तो कर ही नहीं रहा। ठीक है भाई। अब देखो फोर्थ फैक्टर इसका, नेचर ऑफ सोलवेंट। इसमें लिख रखा है नेचर ऑफ सोलवेंट प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अकरेंस ऑफ SN1 रिएक्शन। दिस इज बिकॉज इन केस ऑफ SN1 रिएक्शन ionization of alkyl halide takes place only because almost the whole of every required to reach the transition state during ionization is supplied by the formation of dipole-dipole bond। ये कह रहा है देखो, जो एनर्जी रिक्वायर है ना, दोबारा से सुनो, इसमें ये कह रहा है कि जो आयनाइजेशन होता है, जो हमारे पास मुझे पता RX बॉन्ड है तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, जब ये आयनाइजेशन होगा तो ये कह रहा है कि जब ये आयनाइजेशन हो रहा है हमारे पास, तो यहाँ हमारे पास देखो डायपोल क्रिएट हो रहे हैं, R नेगेटिव R पॉजिटिव। पार्शियल तो पार्शियल से क्या कंप्लीट जाएंगे, कंप्लीट का मतलब क्या, R पॉजिटिव और प्लस क्या X नेगेटिव, ये तो जाएगा। हाँ, ये बनेगा। तो ये कह रहा है देखो, यहाँ से देखो, दिस इज बिकॉज इन केस ऑफ SN1 रिएक्शन आयनाइजेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड टेक्स प्लेस ओनली। ये कह रहा है कि आयनाइजेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड इसलिए होगा बिकॉज ऑलमोस्ट द होल ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रीच द ट्रांजिशन स्टेट। ये कह रहा है जो होल एनर्जी है रिक्वायर करेगी ट्रांजिशन स्टेट तक जाने के ड्यूरिंग आयनाइजेशन इज सप्लाइड बाय द फॉर्मेशन ऑफ डायपोल-डायपोल बॉन्ड। ये कह रहा है कौन सप्लाई करेगा, जो फॉर्मेशन होगा डायपोल-डायपोल बॉन्ड। मुझे पता है जब ट्रांजिशन स्टेट में ये बनेगा तो जब मेरे पास कोई भी सोलवेंट डालूंगा तो उसका सोलवेंट क्या होगा, पोलर होगा, तो पोलर अट्रैक्ट करेगा, पोलर अट्रैक्ट करेगा। पोलर बॉन्ड भी भाई मेरे पास जैसे पार्शियल RX पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, तो मेरे पास कोई भी न्यूक्लियोफाइल कोई भी मेरे पास पोलर कंपाउंड होगा, पोलर कंपाउंड में मान मैंने क्या ले लिया, HX ले लिया। HX में क्या, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो इसका अट्रैक्शन इसके साथ, इसका अट्रैक्शन इसके साथ। ये तो कह रहा हूँ कि जब मैं ट्रांजिशन स्टेट तक जाऊंगा तो जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट कौन सप्लाई करेगा, सप्लाइड बाय द फॉर्मेशन ऑफ डायपोल-डायपोल बॉन्ड बिटवीन द सोलवेंट मैंने जो पोलर लिया है एंड द क्या पोलर ट्रांजिशन स्टेट। तो
दोबारा सुनो, ये कह रहा है कि जब मेरे पास ट्रांजिशन स्टेट तक मैं जाऊंगा, ट्रांजिशन स्टेट तक जाने की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कौन करेगा, उसको पूरा करेगा डाइपोल डोपल बॉन्ड बिटवीन क्या, जो मैंने अल्काइल हैलाइड लिया है और जो मैंने पोलर सॉल्वेंट लिया है उसकी। ठीक है, इट इज ऑब्वियस दैट द हायर द पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट, ये कह रहा है जितनी ज्यादा हायर होगी पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट, स्ट्रॉन्गर द सॉल्यूशन फॉर एंड फास्टर द आयनाइजेशन। ये कह रहा है जितनी ज्यादा मेरे पास पोलैरिटी होगी सॉल्वेंट की ज्यादा होगी, उतना ही जल्दी क्या होगा, आयनाइजेशन होगा। सही बात है, उतना ही जल्दी क्या करेगा, बॉन्ड को ब्रेक करेगा, क्योंकि अट्रैक्शन होगा। बॉन्ड टूटने के बाद किसके साथ, सॉल्वेंट के साथ क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। और सॉल्वेंट के मेरे पास ज्यादा पोलर है तो ज्यादा अट्रैक्शन होगा, ज्यादा अट्रैक्शन होगा जल्दी आयनाइजेशन होगा। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना नेचर ऑफ सॉल्वेंट में, नेचर ऑफ सॉल्वेंट SN2 का भी इंपॉर्टेंट है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट SN1 का भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम, कुछ इसके 1-2 टॉपिक बचे हैं उसके, और अराइल हैलाइड की बात करेंगे। ठीक है भाई, थैंक यू।